आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए बहुत अहम वीडियो में लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी एलटी ग्रेड और जीआईसी यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो है वो काफ़ी सारी वैकेंसीज़ निकली हैं उर्दू के रिगार्डिंग, जिसमें आपका प्री भी है और मेंस भी है। प्री आपका एमसीक्यू है और आपका जो मेंस है वो आपका रिटर्न है या डिस्क्रिप्टिव है। तो आज के सेशन में हम लोग उर्दू ज़बान के मुख्तलिफ़ नज़रियात के मौजू पर रोशनी डालेंगे और उसी से रिलेटेड जो है वो दोनों या प्री या मेंस दोनों के लिए जो क्लास बहुत कारआमद होने वाली है। सबसे पहले लफ्ज़ है उर्दू, क्योंकि हम लोग उर्दू की क्लास करेंगे। तो उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने होते हैं किसके, लश्कर के या फ़ौज के। तो उसके आगाज़ के मुतालिक हम लोग गुफ्तगू करते हैं। उर्दू की इब्तिदा के मुतालिक मीर अमन से जमील जालबी तक मुहक्किकीन की तवील फहरिस्त है, जिन्होंने अपने अपने तौर पर उर्दू की जाए पैदाइश और सन पैदाइश मुकर्रर करने की कोशिश की है। इनमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिनकी किताब आब हयात है, सैयद सुलेमान नदवी, जिनकी किताब नुकूस सुलेमानी है, नसीरुद्दीन हाशमी पंजाब में उर्दू और नसीरुद्दीन हाशमी दक्कन में उर्दू, हाफिज़ महमूद शिरानी जिनकी पंजाब में उर्दू, अख्तर और यनवी, मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर, शौकत सब्ज़वारी और मसूद हुसैन ख़ां, जिनकी तसनीफ़ है मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू 1948 में शाये हुई, के नज़रिए तवज्जो के मुस्तहिक हैं। आब हयात, इसका ईयर लिख लीजिएगा 1880 पहला एडिशन, दूसरा एडिशन 1883। आब हयात में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू की इब्तिदा सुल्तान ग़यासुद्दीन बलबन के अहद से बताई है और उर्दू का माखज़ ब्रज भाषा को बताया है। लिखते हैं, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है और ब्रज भाषा ख़ास हिंदुस्तानी है। यह बात आब हयात में लिखी गई है, जिसमें 29 शोरा का जिक्र है दूसरे एडिशन में। पहले एडिशन में 28 है और जो 29वां शायर जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है मोमिन का मोमिन। आगे बढ़ते हैं। जबकि सैयद सुलेमान नदवी, इनकी किताब है नुकूस सुलेमानी जो 1939 में शाये हुई है, का ख़याल है कि उर्दू की इब्तिदा बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम, जीएस के पेपर में आ सकता है, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में आया था और सिंध के रास्ते से आया था। मोहम्मद बिन कासिम के हमला सिंध 1711 और 1712 मैंने आपको ऊपर पहले मेंशन करा दिया, या 1712 के बाद हुई। चूँकि मुसलमान फ़तेह अरबुल नस्ल थे, जो ज़बान साथ लेकर आए थे वो अरबी थे, तकरीबन 300 साल तक वादिय सिंध में मुकीम रहे। यही वजह है कि सैयद सुलेमान नदवी ने अपनी किताब नुकूस सुलेमानी ईयर 1939 में उर्दू की जाए पैदाइश सिंध करार देते हैं। मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचते हैं, इसलिए करीन क़यास यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं उसका हुलिया वादिय सिंध में तैयार हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन लिसानियाती नुक्ता नज़र से देखा जाए तो मंदरजा बाला बयान में सदाकत ना के बराबर है। ये सही है कि इस ज़माने में अरबों ने कोई नई ज़बान का इख्तरा नहीं किया, बल्कि इसी खित्ते की ज़बान को मुतासिर ज़रूर किया। 10वीं सदी के राबी आखिर में दूसरी बार गज़नी के बादशाह अमीर सुबुकद्दीन के सरबराही में दर्राए खैबर से होकर पंजाब में वारिद हुए। अमीर सुबुकद्दीन की वफ़ात 997 के बाद उसके फ़र्जंद यानी कि उसके बेटे या उसके जानशीन सुल्तान महमूद गज़नवी ने संभाली। 1030 के पंजाब और हिंदुस्तान पर बेपरवाह हमला का सिलसिला शुरू हुआ। 1001 से लेकर 1027 तक धीरे धीरे मुसलमान पंजाब में फैल गए। ये लोग अपने साथ फ़ारसी ज़बान लेकर आए थे। इनमें से कुछ तुर्क नज़ाद भी थे, जो ख़ुद सुल्तान भी तुर्की नस्ल थे, इसलिए उनमें से कुछ की ज़बान तुर्की भी थी। 2 साल तक मुसलमानों ने पंजाब में हुकूमत की और गहरे राब्ता समाज से पैदा किया। इसी बुनियाद पर महमूद ख़ां शिरानी यानी कि हाफिज़ महमूद ख़ां शिरानी ने यह नतीजा अख़ज़ किया कि वो ज़बान जिसे हम उर्दू कहते हैं पंजाब में पैदा हुई। इनकी किताब है पंजाब में उर्दू और उसी में उन्होंने ये मेंशन किया है
पंजाब में पैदा हुई और दहली पहुंची। लिखते हैं यानी कि आगे हाफिज़ महमूद शिरानी लिखते हैं, उर्दू दहली की कदीम ज़बान नहीं बल्कि वो मुसलमानों के साथ दहली जाती है। चूँकि मुसलमान पंजाब से हिजरत करके जाते हैं इसलिए ज़रूरी है कि वो पंजाब से कोई ज़बान लेकर गए होंगे। आपको मालूम होगा, आपने तारीख़ पढ़ी होगी कि महमूद गज़नवी के बाद उसका ग़ुलाम कह सकते हैं या उसका रिलेटिव्स कह सकते हैं मोहम्मद गोरी ने जो है वो दिल्ली फ़तह की थी और उसी के बाद अपने ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वो दिल्ली का क्या बनाया था, सुल्तान बनाया था। और तब से जो है वो दिल्ली सल्तनत का क्या होता है, आगाज़ होता है। तो उसी को जो है हाफिज़ महमूद शिरानी ने अपनी किताब में बयान किया है। अपने इस बयान में मजबूती पैदा करने के लिए हाफिज़ महमूद शिरानी ने बाज़ तारीख़ी शाहिद और दलाइल भी पेश किए हैं। पंजाबी उर्दू और दक्कनी उर्दू की मुश्तरका लिसानी ख़ुसूसियत का भी ज़िक्र किया है और उसके नतीजे पर पहुँचे कि उर्दू और पंजाबी की जाए विलादत एक ही मकाम है। दोनों ने एक ही जगह तरबियत पाई और जब सियानी हो गई तब दोनों में जुदाई वाक़ हुई है। इसके अलावा नसीरुद्दीन हाशमी उर्दू की तलाश दक्कन के संगुलाग वादियों में करते हैं तो डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी के मुताबिक उर्दू खड़ी बोली या हिंदुस्तानी की तरक्की याफ्ता शक्ल है। डॉक्टर मसूद हुसैन खां शिरानी से इख्तिलाफ़ करते हैं और कहते हैं मुसलमानों के साथ पंजाब से जो ज़बान आई वो दहली के आकर गिरद नवा में बोली जाने वाली खड़ी बोली में मदगम हो गई और हरियाणवी के साथ खड़ी बोली का जो आमिज़ा तैयार हुआ वही उर्दू ज़बान के अव्वली नुकूश ठहरे। ये बात मसूद हुसैन खां ने अपनी किताब मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू में कही है जो 1948 में शाये हुई। आगे बात करते हैं। अख्तर और यनवी कहते हैं कि उर्दू किसी मख़सूस ज़माने और जोग्राफियाई ख़त्ते में पैदा नहीं हुई बल्कि ये मुख्तलिफ़ तारीख़ी इदवार में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ गोशों में अलग अलग इलाक़ाई ज़बानों से असर अंदाज होकर आज़ादाना तौर पर परवान चढ़ी और एक मख़सूस तारीख़ी मोड़ पर सारे मुल्क की ज़बान बन गई। इसकी यहीं पर डॉक्टर सब्ज़वारी ने उर्दू की जाए पैदाइश का मसला मुसलमान की आमद से कब्ल छेड़ा है और वो लिखते हैं उर्दू या तो हिंदुस्तानी अपभ्रंश के उस रूप से माखूज़ है जो 11वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में मध्य प्रदेश में राइज थी, या यूँ कहें कि उर्दू ने कदीम मगरबी हिंद से तरक्की पाकर मौजूदा रूप इख्तियार किया। डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की किताब है दास्तान ज़बान उर्दू, उसी में जो है वो इन्होंने ये बयान किया है। शौकत सब्ज़वारी की ये बात में वज़न तो है लेकिन कई जगह वो ख़ुद इसकी तरदीद भी करते हैं, लिहाजा वो किसी फ़ैसले के नतीजे पर पहुँचने के बजाय ख़ुद कारी को उलझा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सैयद सुलेमान नदवी के मुताबिक अरबों की आमद के बाद सिंध में अल्फाज के लेन देन से उर्दू का हुलिया तैयार हुआ। इस तौर पर काबिल कबूल नहीं है कि ज़बानों की तश्कील का अमल अफ़आल और ज़माइर से होते हैं, वरना आज दुनिया की बेशतर ज़बानें अंग्रेज़ी के असर से अपनी हैसियत खो देती। अख्तर और यनवी भी कम व बेश इसी दायरे में हैं। चले हैं नसीरुद्दीन हाशमी का ये कहना है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई, लिसानी गलत फहमी पर मबनी है क्योंकि दक्कन में मुसलमानों का वास्ता द्राविडी ख़ानदानों से पड़ा। अरबी और द्राविडी के इख्तलात से उर्दू का मारिज़ वजूद में आना महज क़यास आर्याई हो सकता है। आगे देखते हैं। हाफिज़ महमूद शिरानी और मसूद हुसैन खां हमरा चलते हैं लेकिन मंजिल करीब आने से कबल दोनों मुख्तलिफ़ और मुतज़ाद राहों पर चल पड़ते हैं। डॉक्टर शिरानी का ये कहना है कि मुसलमान जब 1192 आपको मालूम होगा 1191 में तेराइन का पहला युद्ध होता है या तेराइन की पहली जंग होती है मोहम्मद गोरी में और पृथ्वीराज चौहान थड़ में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और उसके एक साल बाद 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान थड़ के बीच में दोबारा से जंग होती है जिसमें दूसरी जंग में मोहम्मद गोरी जो है वो जीत जाता है और फिर दिल्ली में दाखिल हुए
اور اپنے ساتھ پنجابی لے کر آئے جو بعد میں ترقی کر کے اردو ہو گئی۔ اور پھر مزید یہ کہنا ہے کہ سعد سلیمان کے وقت اردو زبان کا جنم پنجاب میں ہوا۔ یہ بات وہ پنجاب میں اردو میں لکھتے ہیں۔ اب تک اس خیالی کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں مل سکی ہے کہ محمد بن قاسم کے سندھ فتح کے وقت ہی اردو زبان کا حلیہ تیار ہو چکا تھا۔ ممکن ہے کہ برسوں کی محنت اور عرقی ریزاری کے بعد کوئی ایسی گمشدہ کڑی مل جائے جو تمام شکوک و شبہات دور کر سکے۔ فی الحال مسعود حسین خاں یا شیرانی کے خیالات کی تردید کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھتے ہیں، مسلمان جو زبان اپنے ساتھ دلی لائے تھے وہ یہاں کی فضا میں گھٹ گھٹ کر فنا ہو گئی اور مسلمانوں کی زبان پر مضافات کی زبان ہریانوی اور کھڑی بولی کا تسلسل ہو گیا۔ یہی زبانیں آپسی میل جول کے بعد رفتہ رفتہ ترقی کرتی گئی اور اردو کا جنم ہوا۔ اردو کے آغاز کی 2 منزلوں میں ڈھونڈنا چاہیے، اول کھڑی بولی کا آغاز اور دوسرا کھڑی بولی میں عربی و فارسی کا شمول، جس کا نام اردو ہو جاتا ہے۔ میر امن سے مسعود حسین تک نے دوسری منزل کے بارے میں بات کی ہے، جبکہ سہیل بخاری اور شوکت سبزواری نے پہلی منزل پر زور دیا ہے۔ ماہرین لسانیات کے ان نظریات کی روشنی میں ہم اس نتیجے کو اخذ کر سکتے ہیں کہ اس بات پر پیشتر لسانیات کی عام اور ماہر متفق ہے کہ اردو شمالی ہند میں پیدا ہوئی اور شمال سے ہی جنوب یعنی کہ دکن گئی۔ اس زبان کو ادبی قالب میں ڈھالنے والے جنوبی ہند کے وہ مسلمان تھے جو محمد بن تغلق کے ہمراہ ہجرت کر کے دولت آباد، جس کا قدیم نام دیوگری تھا، گئے تھے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ 13ویں صدی عیسوی میں ریختہ محبب مشکل میں موجود تھے اور امیر خسرو 1253 سے لے کے 1335 عیسوی کے کلام میں اس کی جھلک ملتی ہے۔ کچھ کہے مقرنیاں اور پہیلیاں ہیں جو ان سے منسوب کی جاتی ہیں، اور انہی کی بنیاد پر آب حیات کے مصنف محمد حسین آزاد نے اردو کی ابتدا سلطان غیاث الدین بلبن کے عہد سے استوار کیا ہے، کیونکہ غیاث الدین بلبن کے دربار میں امیر خسرو تھے اور اسی سے جو ہے وہ اردو کی ابتدا مانی ہے، کیونکہ اردو غزل کا پہلا شاعر ہم لوگ امیر خسرو کو مانتے ہیں۔ مسعود حسین خاں کا یہ کہنا ہے کہ اردو آج بھی 2 آب کی زبان ہے۔ 2 آب سے مراد ہوتا ہے 2 دریاؤں کے بیچ کا علاقہ، یعنی کہ اردو جو ہے وہ گنگا و جمنا کے درمیان پیدا ہوئی، 2 آب کی زبان ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پیڑ پودوں کی طرح لسان کی جڑیں بھی مخصوص علاقوں پر گہرے طور پر پیوست ہوتی ہیں۔ اردو کی ابتدا کے متعلق ابھی تحقیق کی ہے اور بھی منزلیں ہیں جہاں تک لسانیات کے عالم کو جانا ہے۔ یہ جو ہے وہ اس طریقے سے آپ لوگ آبجیکٹیو کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ لوگ جو ہے وہ مینس کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی، شکریہ۔